नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो निफ्टी के इस फॉल में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले तो आप एक बार इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिएगा, इसके पीछे का गेम समझिएगा, क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान लो अगर हम ये देख रहे हैं कि जो निफ्टी है वो यहाँ से मोटा मोटा 10-12% डाउन है। निफ्टी डाउन होने का मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट डाउन है। ठीक है, हर सेक्टर डाउन होगा। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट लगा के देखोगे तो हर सेक्टर डाउन मिलेगा। अभी इस एनवायरनमेंट के अंदर भी जब निफ्टी अपने टॉप से 10 से 13% डाउन है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर पहला तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है, दूसरा अच्छी वॉल्यूम के साथ उनमें बाइंग आ रही है, ठीक है, तीसरा वो स्टॉक निफ्टी तो 10 से 12% डाउन है, लेकिन वो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके 5% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आप कहीं जा रहे हो या एक टीम जा रही है जंगल के अंदर, और जंगल में सामने से हवा चलने लग गई। ठीक है, तो जो जो लीडर है, निफ्टी को हम लीडर मान रहे हैं, वो हवा इतनी तेज़ है कि उसने लीडर को तो धकेल दिया 13 कदम पीछे, अभी जो फिलहाल जो लीडर है उसको। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये लीडर हैं और ऐसे ही करके कम से कम हज़ारों हमारे पास लोग हैं। उनमें जो सबसे स्ट्रोंग है उसको तो उसने ढकेल दिया 10 से 13 कदम पीछे, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो खड़े हैं अभी भी, जिनको इस जो आंधी आई ना, सामने की आंधी आई, जो तूफान आया, उसने सिर्फ 5-6 कदम ही पीछे धकेला है। कुछ ऐसे हैं जो इस आंधी में आगे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस आंधी में आगे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इस आंधी में वहीं खड़े हैं। समझ रहे हो? तो जो सबसे ताकतवर है वो तो 10 से 13 पीछे चला गया, लेकिन कुछ आगे भी चले गए और कुछ वहीं खड़े हैं। कुछ 10 से 13 है तो कुछ 5-6 कदम ही पीछे हैं। तो ये जो हैं, जो 5-6 कदम पीछे हैं, ठीक है, या जो वहीं खड़े हैं, या कुछ जो आगे भी चले गई, वो क्या दिखाते हैं कि उनमें इस जो सबसे ताकतवर आज के टाइम में है उससे ज़्यादा ताकत है, उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसको एक बार आप दिमाग में सोचना, या ये सोचना कि अभी तक जिस क्रिकेट का मैच चल रहा है, अभी तक अगर इंडिया टीम में मानो तो हम मानते हैं 2011 का टाइम चल रहा है, और इंडियन टीम के अंदर सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, सहवाग हो गया, या जो पुराने प्लेयर्स थे हमारे द्रविड़ वगैरह, ये अभी तक वो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सामने की बॉलिंग लाइन इतनी खतरनाक है कि वो सब तो 0 रन पे आउट हो रहा है। ठीक है, कोई 10 रन पे आउट हो रहा है, कोई 15 रन पे आउट हो रहा है। बट जो नए नए लड़के हैं, जैसे विराट कोहली हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा हो गया, नए लड़के हैं, वो मार के जा रहे हैं। यहाँ पर 50 मार रहा है, कोई 100 मार रहा है। तो उससे क्या पता लगेगा हमें कि सामने की लाइनअप इतनी खतरनाक होने के बाद भी, बॉलर्स इतने खतरनाक होने के बाद भी, जो अभी तक के लीडर थे वो तो रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन नए जो लौंडे हैं, नए जो लड़के हैं, वो आके रन बना रहे हैं। इसका मतलब इनमें रिलेटिवली वो ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर हमें मान लो हम 2011 में खड़े हैं, तो हमें बैट लगानी है 2014 के लिए, 2015 के लिए, या आने वाले टाइम के लिए, तो हम क्या इन पे बैट लगाएंगे, इन पे बैट लगाएंगे? हम ऑब्वियसली जो नए लड़के हैं उन पे बैट लगाएंगे। ठीक है, जो तूफान के अंदर लीडर जो था वो 10 से 15 कदम पीछे चला गया, लेकिन कुछ लड़के आगे भी बढ़ गए। ठीक है, कुछ लड़के आगे भी बढ़ गए। तो हम उन पे बैट लगाएंगे जब ये तूफान रुकेगा, जब, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, उनके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा है। पहला तो उन्होंने इस तूफान को झेला, दूसरा उनके पैरों में इतना दम है कि वो इस तूफान के साथ साथ आगे भी चले गए। तो इस चीज़ को आप समझ लोगे तो आप एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप समझ लोगे वो हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, जिनका यूज़ आज से नहीं, जब से ट्रेडिंग है, मतलब 100 साल 150 साल से इसका यूज़ हो रहा है। और सिर्फ अगर इस चीज़ को आप समझ गए ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ को, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, किसी भी चीज़ की। अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ कैसे करना है, तो उसी का हम आज यूज़ करेंगे मार्केट में। हम देखेंगे कि जब निफ्टी तो डाउन है 10 से 15%, मेजर जो इंडेक्स है स्मॉल कैप डाउन है 20%, ठीक है, मिड कैप डाउन है 16 से 18%, फिर भी मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, या जो यहीं है इसी रेंज में, वो नीचे गिरे ही नहीं।
ठीक है, या ये गिरा 10 से 15% तो वो सिर्फ 5% ही गिरे। इसका मतलब उनके पैरों में ज़्यादा दम है। इस लीडर इस लीडर के साथ उसको खड़ा करेंगे तो अब जो अगली रेस होगी उसमें वो ज़्यादा भागेंगे। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास करीबन 150 स्टॉक हैं। कुछ इसमें से हम आज डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर नेक्स्ट हम और डिस्कस करेंगे अभी। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट चल रहा होता है, मान लो कि हम यहाँ पर है, तो ये वो टाइम है जब गधा भी भाग रहा है, घोड़ा भी भाग रहा है। समझ रहे हो, यहाँ क्या है, टेल विंड है। यहाँ क्या है, टेल विंड है। ढलान, ढलान पे गाड़ियाँ खड़ी है, पीछे से हवा आ रही है। तो अच्छी गाड़ी तो चल रही है, जो गाड़ी खड़ी है, जो खराब है, हो सकता है वो भी चल पड़े। तो हमें क्या पता लगेगा कि किस किस गाड़ी पे हम दाव लगाएं? वो हमें तब पता लगेगा जब बुरा समय आएगा। जब ये आंधी, जब ये रोड जो नीचे की तरफ जा रही है और आंधी पीछे है ना, तो रोड होगी खड़ी। ठीक है, ये गाड़ियाँ हैं, रोड खड़ी है और आगे से ही हवा चल रही है। ये टाइम है अब। ठीक है, ये टाइम है अब कि सामने से तूफान आ रहा है, सामने से तूफान आ रहा है, बंदे यहाँ खड़े हैं। अब पता लगेगा कि किस में ज़्यादा ताकत है। तो ये जो टाइम होता है जब मार्केट डाउन रहता है, ठीक है, मार्केट में करेक्शन आती है, वहीं वहीं क्या होता है कि नए लीडर्स बनते हैं, नए लीडर बनते हैं। हमें पता लगेगा अभी कि यार कौन से जो नए लीडर हैं जो आने वाले टाइम में मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा ना, जैसे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा, तब तक वो लीडर 40 से 50% भाग चुके होंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ का आप समझ गए ना, तो आप बहुत अच्छा करोगे मार्केट में। आपको और चीज़ों की ज़रूरत होगी ही नहीं, सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट से और कुछ चीज़ें जो कि समझनी है, जो कि सिर्फ समझने की है, वो आप समझकर मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। 99% लोगों से आप अच्छा कर सकते हो। तो हमने जो स्कैन है वो रन किया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि जो मार्केट कैप ली है हमने, वो हमने माइक्रो नहीं लिए क्योंकि बहुत छोटे स्टॉक हो जाते हैं। एक वॉल्यूम का लगाया है कि 1 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए जिसकी वॉल्यूम ही नहीं है। और फिर हमने किया है कि जो अपने 5 से 15% के, मतलब ऑल टाइम हाई से या 52 वीक हाई से 5 से 15% डाउन है, वो स्टॉक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो नाम आ रहा था वो आ रहा था, मैं यहाँ पर एक बार, जिंदल ड्रिलिंग का। ठीक है, अब इसको हम निफ्टी के साथ साथ देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लगा लेता हूँ निफ्टी। निफ्टी लगाने का मतलब है कि हमें ओवरऑल मार्केट का पता चल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हुआ। यहाँ से मार्केट डाउन है। ठीक है, यहाँ से सितंबर, 30 सितंबर के आसपास से, एक बार यहाँ से हम देखो, यहाँ से। ठीक है, और इसमें 30 सितंबर, जिस यहाँ है 27 सितंबर से हम लगा लेते हैं। ठीक है, 27 सितंबर, तो वो आ रही है इस चार्ट में यहाँ पर। अभी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ से और यहाँ से अब हम आगे की देखते हैं क्या चल रही है। ये मार्केट तो नीचे है। ठीक है, अब एक बार आप इमेजिन करो, सामने की हवा चल रही है। ठीक, लीडर यहाँ खड़ा है, लीडर पीछे जा रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है, ये जो नया लड़का है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसमें ज़्यादा ताकत है, इसमें ज़्यादा दम है। तो देखो, स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ कि मार्केट अगर 5% बढ़ रहा है तो ये 10% बढ़ रहा है, तो मतलब रिलेटिवली इसके अंदर ज़्यादा ताकत है। अब क्या देखना है हमें, अब ये देखना है कि क्या, अब हम इस पे फोकस करेंगे। यार इस लड़के का नाम हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम। एक सेकंड, फिल्टर ऑफ क्यों हो गया।
अब इसको इसकी कुंडली खोलते हैं हम। मतलब इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। आप क्रिकेट के हिसाब से देख सकते हो, क्रिकेट की एनालॉजी से, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप ऐसे देख सकते हो कि भाई एक नया लड़का आया है जो रेस, जो मान लो एक रेस चल रही है जहाँ पर एक नया लड़का आया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि जो उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट से भी तेज़ भाग गया। तो अब हम अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यार, उस लड़के की एक बार हिस्ट्री तो देखते हैं। उस लड़के का कहाँ से आया है, वो कहाँ कर रहा है, कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, कौन से जिम में जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे सहारा फंडामेंटल एनालिसिस का, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक की, यहाँ इसका ये कुंडली खुल गई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तो कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे आए हैं। तो रिजल्ट के अंदर क्या होना चाहिए कि 20% के आसपास वॉल्यूम्स, सॉरी जो सेल्स है वो ग्रोथ होनी चाहिए कम से कम, और 20-25% के आसपास ही जो ईपीएस ग्रोथ है, जिसको प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बोलते हैं ना, वो बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ रही है तो हम मानेंगे कि यार हाँ कंपनी में तगड़ा दम है। तो यहाँ से देखते हैं जून 24 से ही देखो ईपीएस चेंज हुआ 263, ठीक है। ये देखो आप, ये नंबर्स, इन नंबर से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, इसीलिए कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ईपीएस जो है, ठीक है, मेन चीज़ हमें देखनी है ईपीएस पे। ईपीएस 2020 में नेगेटिव था, उसके बाद नेगेटिव रहा, अभी 22। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईपीएस। ईपीएस मतलब अगर आपने एक शेयर खरीदा है या जो पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो हमने ईपीएस देखा, ठीक है, ईपीएस भी ठीक ठाक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ईपीएस स्ट्रेंथ क्या है, जो अर्निंग्स आ रही है वो, ये तो नहीं है कि एक बार में अर्निंग आ गई, मतलब कोई एक बार कुछ ऐसा हुआ हो कि कंपनी में पैसे आए हो तो उससे अर्निंग दिखा रहे हो। तो ईपीएस स्ट्रेंथ भी 90 के आसपास है, प्राइस स्ट्रेंथ भी 82 है, ठीक है। ये आरएस रेटिंग होती है इसकी, जो हमने समझा ना रिलेटिव स्ट्रेंथ का गेम, ये उसको मेज़र करता है, ठीक है। ये इसका एक टूल है जो आरएस रेटिंग के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 100% जो स्टॉक्स है ना निफ्टी के अंदर, उनमें से ये कहीं ना कहीं अगर जिसके आरएस 100 है, उसका मतलब है कि वो निफ्टी को सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे करके अगर आरएस रेटिंग जो है वो 80 से ऊपर होती है तो आरएस रेटिंग उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, उसको मानते हैं कि निफ्टी या जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है उससे अच्छा वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद ईपीएस ग्रोथ रेट भी अच्छी है 32%, मतलब 20% हम कम से कम मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, अब आप ये समझो कि स्टॉक बढ़ता है, जैसे मान लो यहाँ 10, 15, 20 स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है, यह 15 के आसपास है। तो अभी अगर यहाँ पर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का गेम समझना आप, कि डिमांड आ रही है, ठीक है, डिमांड आ रही है हर दिन कि 10 शेयर खरीद रहे हैं लोग, लेकिन सप्लाई खड़ी है 20 की, ठीक है। हर दिन लोग 20 शेयर बेच रहे हैं और 10 खरीद रहे हैं, तो भाव नीचे ही आएगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो एक चीज़ होती है कि शेयर्स इन फ्लोट, कि कितने शेयर हैं मार्केट के अंदर। अब मान लो मार्केट में शेयर ही 10 है, खरीदने वाले लोग आगे 12, आगे 15, आगे 20, ठीक है, तो भाव बढ़ेगा ही क्योंकि 10 ही तो शेयर है। तो जहाँ भी जो स्टॉक बहुत अच्छा भागेगा ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फैक्टर होगा, वन ऑफ द फैक्टर होगा कि उसमें शेयर्स इन फ्लोट जो है वो कम होंगे। फिर क्या होगा कि जब वो स्टॉक अच्छा करेगा तो आप और मैं तो खरीदेंगे 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, जो म्यूचुअल फंड हो गए या जो बड़े हेज फंड हो गए, वो खरीदते हैं लाखों में, ठीक है, 10 लाख शेयर, 15 लाख शेयर। तो जब सप्लाई है ही नहीं, और अगर डिमांड तो आएगी, स्टॉक अच्छा करेगा तो डिमांड आएगी, ये देखो, ये देख के डिमांड तो आएगी। सप्लाई है नहीं, सप्लाई तो 1 करोड़ ही है, ठीक है। वॉल्यूम आ रही है, देखो यहाँ पर 20-20 लाख वॉल्यूम आ रही है दिन की, समझ रहे हो आप। तो क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो भाव और तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है किसी भी स्टॉक को देखते हुए, सबसे पहले तो ईपीएस, दूसरा सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है, तीसरा, ये तो हर स्क्रीनर में नहीं दिखेगी आपको, बट कहीं ना कहीं अगर आपको दिख जाए, जैसे कई कंपनी जो है अपने जो क्वार्टरली रिपोर्ट निकलती है, उनके रिजल्ट आता है, उसकी जो पीपीटी आती है उसके अंदर भी मेंशन करती है। आपको सेल्स देखना है, ईपीएस ग्रोथ देखनी है,
ठीक है। इनमें 20% से ऊपर की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे आप नॉर्मल हैं तो आप इनको यहाँ भी देख सकते हैं, स्क्रीनर जो कि बिल्कुल फ्री है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हो। जैसे क्वार्टरली आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप तो सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में यहाँ इतनी आई। ठीक है, लास्ट क्वार्टर ये देखो आप, इतनी सेल्स ग्रोथ आ रही है। उसके बाद ईपीएस आप देख सकते हो, यहाँ 8 था, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 22 हो गया, तो ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है। ठीक, उसके बाद आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि जो एफआईआई और डीआईआई और प्रमोटर है वो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, यहाँ देखो। ठीक है, लोग खरीद ही रहे हैं या इनकी, ठीक है, 0.9% से ही, मतलब जो एफआईआई और डीआईआई है वो खरीद रही है। तो ये सब देख के आप देख सकते हो कि हाँ यार, यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो स्टॉक है वो ऐसे ही भाग रहा है, इसके पीछे एक कहानी है पूरी। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि उसेन बोल्ट को इसने पीछे छोड़ दिया, इसके पीछे एक कहानी है, ये भी कुछ ज़िंदगी में करना चाह रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी आप अपने दिमाग में बना सकते हो। तो अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट ठीक होगा ना, इसमें अभी आप इसको बाय नहीं कर लोगे, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है इसमें। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम लगाऊँ नीचे तो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया, ये देखो वॉल्यूम भी इतनी अच्छी आई है इसके अंदर। ठीक है, बट अभी आप इसको बाय नहीं करोगे, जैसे मार्केट की कंडीशन ठीक होगी ना, जैसे आप लगेगा कि यार मार्केट हाँ अब ठीक हो रहा है, डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है, या जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली डाउ थ्योरी, उसके हिसाब से अगर ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, या निफ्टी अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ता है, फिर आप देखोगे कि जैसे ही मार्केट का मूड ठीक होता है, तब आप फिर ऐसे स्टॉक्स को, ठीक है, ऐसे स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे, फिर ऐसे स्टॉक्स को आप ट्रेड करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि जो यही स्टॉक आने वाली 1-2 साल में मल्टी बैगर निकल के आएंगे, तो इन्हीं को आप बार बार ट्रेड करोगे तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। अभी और स्टॉक अगर हम देखते हैं तो ये देखो आर्टिमिस मेडिकेयर का। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ अपलोड करते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस चार्ट में देखना, ये देखो यहाँ से मार्केट तो डाउन, ठीक है, यहाँ से मार्केट तो डाउन है लेकिन प्राइस ऊपर ही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो ये अच्छा हो रहा है, ईपीएस ग्रोथ 58%, 44% के आसपास। और क्या है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब ओबियसली आपको अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हो फ्लोट जो शेयर है इसमें भी ज़्यादा नहीं है, कमी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ फंड्स का मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड हो गए वो इसको कितना खरीद रहे हैं। अब देखो दिसंबर 23 में 10 थे म्यूचुअल फंड, और सितंबर 24 में 42, मतलब 4 गुना इनमें जो शेयर्स सॉरी फंड्स थे या जो म्यूचुअल फंड्स थे वो इसके अंदर आ गए। इसका मतलब ये जो स्टॉक ऊपर भाग रहा है ये सिर्फ पब्लिक इसको नहीं लेकर जा रही है, इसको म्यूचुअल फंड या जो बड़ा पैसा है वो इसको ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, अब आप ईपीएस देखोगे, ₹1.5 था 2020 के आसपास, वो बढ़ के ₹3.5 से ऊपर हो गया है। ईपीएस स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, प्राइस स्ट्रेंथ अच्छी है, ये सब चीज़ें आप देखोगे हर स्टॉक के अंदर। तो फिर जैसे मार्केट कंडीशन ठीक होगी आप इन शेयर्स के अंदर ट्रेड करना शुरू करोगे, या आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो भी ऐसे शेयर आपको देखने हैं। वो मार्केट में करेक्शन आएगी तभी पता लगेगा कि कौन से जो नए घोड़े हैं और कौन से घोड़े जो थक चुके हैं, उन पर आपको बैट नहीं लगानी है। अब मान लो एक रेस अभी ख़त्म हुई है, उसमें कुछ घोड़े थक गए, ठीक है, आपने देखा कि यार ये घोड़े ने पिछले रेस में तो अच्छा किया, तो अब नई रेस में आप उस पर दाव लगाओ, क्या बताओ थका हुआ हो, उसके पैर टूट गया हो, कुछ इंजरी हो गई अंदर, तो अब नई रेस है तो आप नए घोड़े की कहीं ना कहीं तलाश करोगे कि यार नए घोड़े पे मैं दाव लगाऊं। तो ये जो है ये अब नई रेस जब शुरू होगी यहाँ से निफ्टी के ऊपर की, उसमें ये नए घोड़े साबित होंगे। ये देखो ब्लू जेट हेल्थ के, यार ये मैंने ले भी रखा है अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। ठीक है, अब ये मैंने इसके नीचे ही ले रखा था यहीं कहीं। हम 2 दिन हो गए, ये 10% का इसने सर्किट लगाया था, वो आज भी 9.35% अप है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 2 दिन में 25% अप हो गया। तो मुझे क्या पता था, मुझे यही पता था कि भाई ये स्टॉक जो है वो गिर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, वो ऐड आती थी ना कि ये दीवार गिरती क्यों नहीं है, तो वो दीवार इसलिए नहीं गिर रही थी क्योंकि वो मजबूत थी। अरे, तो ये स्टॉक क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि ये मजबूत था।
ये देखो आपको साफ दिख रहा है, यहाँ से मार्केट तो गिरा लेकिन यहाँ से स्टॉक तो ऊपर ही जा रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि ये स्टॉक यहीं देखो गिर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो घट रहा होगा। तो उसके लिए फिर आपको इसे कुंडली खोलनी पड़ेगी। कुंडली खोली तो ये दिखा। ये तो अभी इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद ही स्टॉक भागा है, बट क्योंकि आईपीओ स्टॉक था, कोई पीछे का डाटा है नहीं हमारे पास, ठीक है। बट हमें ये तो दिखा 22 से 37 फंड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये तो प्री आईपीओ है तो इसका डाटा हम यूज़ नहीं करेंगे, 10 ये भी मेंटेन कर रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी थीम पढ़ी, फिर आप थीम कहाँ से पढ़ोगे वो आप, ठीक है। ब्लू जेट आप देखोगे कि ठीक है, प्रीवियस आप कौन कॉल्स पढ़ोगे, पीपीटी पढ़ोगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मतलब इसको आप कैसे भी देख सकते हो कि नया लड़का आया है गेम में, ठीक है। उसके पीछे की मैं देखता हूँ कि भाई उसने कितने रन बनाए, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उस स्टॉक की हिस्ट्री के लिए आप उसका चार्ट खोलोगे तो इसके चार्ट में आपको क्या पता लगेगा कि भाई कंपनी क्या क्या करती है, ठीक है। मेरे जितना मुझे पता है ये कंपनी 3 वर्टिकल्स में काम करती है, जो कि है, हाँ ये देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये क्या करती है कि जो जैसे सीटी स्कैन या एक्सरे एमआरआई होती है ना, तो उसमें कुछ जेल्स का यूज़ होता है जिससे जो इमेजिंग होती है, एक्सरे आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ लिक्विड जेल्स का यूज़ होता है जिससे वो एक्सरे अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो उसमें काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है, उसका 67% रेवेन्यू उससे आ रहा है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, ठीक है, जो कि हमारे एग्रो और एफएमसीजी में यूज़ होते हैं। उसके बाद फार्मा और एपीआई। अभी जो नेक्स्ट थीम है, ठीक है, वो आने वाली है फार्मा और एपीआई की, ठीक है। तो उसमें फिर ये अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो फिर ऐसे आपको पता लगेगा कि ये शेयर नहीं गिर रहा है, और तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बात है। तो आप देखो ये 25% मेरे पोर्टफोलियो में आप है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। उसके बाद अगर आप देखोगे कार ट्रेड, इसका भी अच्छा रिजल्ट आया, सेम वही। अगर आप देखोगे ईपीएस देखो आप कितने अच्छे से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ ही जा रहा है। एक है कि पहले 100 था, फिर 75 आ गया, फिर 50 आ गया, तो 35 आ गया। तो आप देखोगे कि यार 35 भी तो अच्छा है, बट ये घट रहा है, ठीक है। ये बढ़ रहा है 50 से, कहा 50-51 था कि हाँ 273 हो गया। तो ये और ज़्यादा अच्छा है कि बढ़ता हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये देखो इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर, एंट्री इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छी खासी ली है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है ईपीएस। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ जो नेक्स्ट साइकिल होगी मार्केट की उसके अंदर कौन से स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे आपको, ठीक है। एएमआई ऑर्गेनिक देखो आप, ये गिरा ही नहीं है, आपने टॉप पे ही है, ये देखो, ठीक है। इसका भी अच्छा रिजल्ट आया। यहाँ से सितंबर के रिजल्ट से आपको ये स्टॉक पढ़ना था, उसके बाद आपको पता लगता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 56 से कहीं ना कहीं 1.5x के अंदर भी हो गए, ठीक है। इसके अंदर भी 2.5 करोड़ के आसपास ही शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखो आप, ठीक है, ईपीएस 2024 में 11 था, अभी एस्टिमेटेड है कि वो 150% अप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ अभी जो स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है कि वो नहीं गिर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी आप देखो कि मार्केट गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है। ये मैंने अपने दोस्तों को दिलवा रखा है, ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास 1200-1300 के आसपास, ठीक है, सितंबर का रिजल्ट आने के बाद। तो उनके पोर्टफोलियो में ये आई थिंक 70% या 60% के आसपास प्लस में है अभी वो, और अभी इसका इतना अच्छा रिजल्ट अब आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये और आगे बढ़ेगा। तो ऐसे अगर और स्टॉक्स का डिस्कशन आप चाहते हो, ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करें वीडियो के नीचे। और अपने अगर आप किसी स्टॉक को आपने बाई कर रखा है और आप किसी में फंसे हुए हैं, या आप चाहते हैं कि यार ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है तो इसका थोड़ा एनालिसिस करें, तो आप कमेंट में डालिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये पहली इस काइंड की पहली वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही आगे डिफाइन करेगा कि मैं आगे ये वीडियो लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। थैंक यू।